एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें यूनिट नंबर 10 चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के रिवीजन के बारे में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अपना एल्किल हैलाइड। और यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं RX के द्वारा, जहां पर R क्या है, R होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, और X क्या होता है, हैलोजन एटम। कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और यहाँ पर जो ये एल्किल हैलाइड है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि एल्किल हैलाइड की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+1 X के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 लोगे तब आपको मिलेगा CH3X मेथिल हैलाइड। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 लोगे तो आपको मिलेगा C2H5X एथिल हैलाइड। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 लोगे तो आपको मिलेगा C3H7X प्रोपिल हैलाइड। तो जो सीरीज आपको मिलेगी उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी कहते हैं एल्किल हैलाइड की। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एल्किल हैलाइड में एकमात्र जो हैलोजन एटम होगा वो जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है। इसके बेसिस पर, इसके आधार पर जो एल्किल हैलाइड है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 क्लासेज में। एक तो होते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जिनको हम कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। दूसरे होते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और तीसरे होते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जिनको हम कहते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड। जो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होंगे उनमें जो हैलोजन एटम होगा वो जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन। यानी कहने का मीन्स ये है कि व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन देन सच हैलाइड्स आर नोन एज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एग्जांपल अगर आप इसका लें तो एग्जांपल लिया आपने यहाँ पर CH3CH2Cl, नाम है इसका एथिल क्लोराइड। इसमें Cl जिस कार्बन से बॉन्डेड है ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो यह एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पे हम बात करें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में। इसमें क्या होगा कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कैसा होगा, 2 डिग्री कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 2 डिग्री कार्बन देन सच एल्किल हैलाइड्स आर नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अगर इसका आप यहाँ पे एग्जांपल लें तो यहाँ लिया मैंने आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और जो यहाँ पर मैंने आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिया इसमें आप देखोगे कि Cl जिस कार्बन से बॉन्डेड है ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। अगला हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होगा कि जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा वो कैसा कार्बन होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा, टर्शरी कार्बन होगा। और आप जानते हैं कि व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन देन सच एल्किल हैलाइड्स आर नोन एज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका जो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है ये लिया है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पर आप देखेंगे Cl यानी हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन कैसा कार्बन है, यह एक 3 डिग्री यानी टर्शरी कार्बन है। तो ये क्या हो गया, यह एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। इस प्रकार से जो एल्किल हैलाइड है उनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सब में हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा उसमें कौन सा होगा रिलेशन, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एलिलिक
हैलाइड के बारे में। एलिलिक हैलाइड वे हैलाइड होंगे जिनमें जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो ये प्रेजेंट होगी, यानी कहने का अर्थ ये कि जिनके अंदर स्केलेटल स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होगी वे एलिलिक हैलाइड कहलाएंगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसमें कौन सा होगा हाइब्रिडेशन, उसमें होगा sp3 हाइब्रिडेशन, और उससे बॉन्ड होगा कौन, हैलोजन एटम। यानी जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो सभी के सभी एलिलिक हैलाइड कहलाएंगी। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो एलिल ग्रुप है ये होता क्या है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जिस कार्बन की यहाँ पर देख रहे हैं आप फ्री वैलेंसी है उस कार्बन में कौन सा होगा हाइब्रिडेशन, sp3, और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन कहते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल लें तो जहां पर फ्री वैलेंसी है वहां लगा दिया मैंने Cl, तो ये जो होगा ये कहलाएगा एलिल क्लोराइड कहलाएगा, और जो ये एलिल क्लोराइड है यह एक एलिलिक हैलाइड है। अब यहाँ पे हम बात करें इसमें भी क्या है, इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि जो हैलोजन एटम है जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसमें कौन सा रिलेशन है, sp3। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया बेंजिलिक हैलाइड, और जो ये बेंजिलिक हैलाइड होते क्या है, इसमें हम ये कहेंगे कि ये वे हैलाइड हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग, ये जो बेंजीन रिंग आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट कार्बन जिसमें कौन सा रिलेशन हो, sp3, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिलिक कार्बन कहते हैं। और यहां पर जो है बेंजिलिक कार्बन है उससे जुड़े कौन, हैलोजन, तो वो क्या कहलाएंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहलाएंगे। यानी जिसके अंदर ये स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जो यहां पर आप देख रहे हो, ये सभी क्या कहलाएंगे, बेंजिलिक हैलाइड। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो बेंजीन ग्रुप क्या होता है, कि तो एरोमेटिक रिंग लगा दिया, बेंजीन रिंग आगे लगा दिया CH2 फ्री वैलेंसी, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन ग्रुप कहते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल लें तो जहां पर फ्री वैलेंसी है वहां पर आप Cl लगा दोगे तो ये हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, और Cl यहाँ पर जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसमें कौन सा होगा हाइब्रिडेशन, sp3, और ऐसा कार्बन कहलाएगा क्या, बेंजिलिक कार्बन कहलाएगा। एंड दीज हैलाइड्स आर नोन एज बेंजिलिक हैलाइड। अभी हमने कार्बन sp3 सिंगल बॉन्ड X के बारे में बात की थी। ये तीन प्रकार के थे, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। और इन तीनों में जो हैलोजन एटम था जिस कार्बन से बॉन्डेड था उसमें था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे कार्बन sp2 सिंगल बॉन्ड X के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाइनिलिक हैलाइड और एक होते हैं एरिल हैलाइड। इन दोनों में क्या होगा कि जो हैलोजन एटम होगा जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा उसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करें वाइनिलिक हैलाइड के बारे में। इसमें होता क्या है कि जो हैलोजन एटम होगा वो बॉन्डेड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से, और आप जानते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो वाइनिल ग्रुप होता है क्या है, तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, और जिस कार्बन से हैलोजन आके जुड़ेगा वो कार्बन जो होगा उसमें होगा sp2 हाइब्रिडेशन, और उस कार्बन को हम कहते हैं वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल लें तो यहाँ पे क्या किया मैंने, Cl लगा दिया, तो ये ग्रुप तो है कौन सा, वाइनिल, Cl लगा दिया तो ये हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। और ये जो वाइनिल क्लोराइड है इसमें Cl एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसमें कौन सा रिलेशन है, sp2, और इस कार्बन को हम कहते हैं वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एरिल हैलाइड के बारे में। और जो ये एरिल हैलाइड हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं ArX के द्वारा। जहां पर Ar क्या है, Ar तो होता है एराइल ग्रुप, और जहां X क्या है, हैलोजन एटम। इनमें होगा क्या, इनमें होगा ये कि जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा किससे, sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक वाले है, उसके sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा कौन, हैलोजन एटम। यहां देखिए आप, यहां पर ये तो होगी आपके एरोमेटिक रिंग, इससे क्या किया आपने X को यानी हैलोजन को
डायरेक्टली बॉन्डेड कर दिया, और यहाँ जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें कौन सा होगा अब्रेविएशन sp2, और ये कार्बन कहलाएगा क्या, एरिल कार्बन कहलाएगा। यहां देखो मैंने एग्जांपल लिया है, बेंजीन रिंग पे लगा दिया Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और Cl जिस कार्बन से बॉन्डेड है एरोमेटिक रिंग के, उसमें कौन सा अब्रेविएशन है sp2, और यह एक एरिल कार्बन है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर पैरा क्लोरोटोलुइन। अगर आप जानते हैं Cl नहीं होता तो हम कहते हैं इसको टोलुइन, Cl लगा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, तो ये हो गया पैरा क्लोरोटोलुइन। यहाँ ये क्या है, हेलोजन है, जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसमें कौन सा अब्रेविएशन है sp2, और जो कैसा कार्बन है इस कार्बन को हम कहते हैं एराइल कार्बन। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी के सभी क्या है, एरिल हैलाइड है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डार्जन रिएक्शन के बारे में, डार्जन अभिक्रिया के बारे में। इसमें होता क्या है कि डार्जन रिएक्शन में जब हम ROH यानी अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से, और ये रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। क्या लिया आपने, पिरिडीन जो एक बेस है, एक क्षार है। तो होता है क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, ये तो निकालेगा RCl, ये निकालेगा SO2, और ये निकालेगा HCl। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको एल्किल क्लोराइड, और साथ में आपको मिलेंगे SO2 और HCl। यहाँ पर जो ये दोनों आपको मिलेंगे बाई प्रोडक्ट, वो क्या है, गैसियस है। क्योंकि गैसीय अवस्था में है तो ये इजीली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ जो पिरिडीन लिया है आपने वो HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपको यहाँ पर इजी गोइंग में आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। और जो ये डार्जेन रिएक्शन है, डार्जेन अभिक्रिया है, उसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि इसके द्वारा हम कांट प्रिपेयर एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड दोनों को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड को बनाने के लिए हमको चाहिए SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड, यह होता है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और Ri यानी एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए हमको चाहिए SOI2 थायोनिल आयोडाइड, और ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इस रिएक्शन से आप एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड दोनों को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगली हम रिएक्शन लेने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटीकरण। और जो ये डाईएजोटाइजेशन है उसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन आप लेंगे, और जो आप यहाँ पर एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एनिलीन, उसकी रिएक्शन आप कराएंगे NaNO2 प्लस HCl से। होगा क्या यहाँ पर कि जो NaNO2 प्लस HCl है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके निर्माण करते हैं किसका, HNO2 नाइट्रस एसिड का निर्माण करते हैं। तो जब ये रिएक्शन करेंगे इसके साथ, तो ये यहाँ पर बनाएंगे क्या, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, साथ में निकालेंगे NaCl प्लस ट्वाइस H2, और जो यहाँ पर बना हुआ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, यह एक डाईएजोनियम सॉल्ट है। इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में जो एमीन है एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, इसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ डाईएजोनियम सॉल्ट का, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है इसको हम डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी सहायता से हम कई ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, कौन सी, सैंडमेयर रिएक्शन। और जो ये सैंडमेयर रिएक्शन है इस और ये है गाल्टरमान रिएक्शन, दोनों रिएक्शन की सहायता से हम करते क्या है कि जो डाईएजोनियम सॉल्ट है उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, BDC ले लिया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और जो आपने यहाँ पर ये BDC लिया है इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराओगे, कॉपर का तो लोगे आप हैलाइड, और साथ में लोगे आप हाइड्रोजन हैलाइड, यानी सॉल्ट लोगे आप कॉपर का, और साथ में लोगे आप हैलोजन एसिड कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ लिया आपने जैसे मान लिया Cu2Cl2,
यहाँ लिया आपने HCl, हीट किया तो ये तो निकालेगा क्या N2, और यहाँ जो कॉमन हेलोजन है कौन है Cl, वो रिंग पे आप जोड़ दोगे, जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे आप Cu2Br2 के साथ क्या लोगे आप HBr, तो हीट आप करेंगे तो होगा क्या, ये क्या निकालेगा N2, और जो कॉमन हेलोजन कौन है Br, वो रिंग पे आप जोड़ देंगे और जो आपको यहाँ मिलेगा ये क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और ये जो रिएक्शन लिखी है ये कहलाएगी कौन सी, सैंड मेयर रिएक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गाल्टरमान रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या किया आपने, यहाँ पर लिया आपने BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहां पर जो आपने लिया था कॉपर क्यूप्रस हैलाइड लिए थे आपने, और साथ में लिया था आपने क्या हेलोजन एसिड लिया था आपने कोरस्पॉन्डिंग, तब तो आपको मिले थे ये। इसकी जगह पर आपको यहां पर कॉपर पाउडर और साथ में आपको लेने हैं कोरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड। मान लीजिए यहां पर लिया आपने कॉपर पाउडर और HCl, हीट आप करेंगे ये भी क्या निकालेगा N2, और जो हेलोजन है रिंग पे आप जोड़ देंगे मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहां पर लिया आपने कॉपर का पाउडर, साथ में क्या लिया आपने HBr, हीट आप करेंगे ये भी क्या निकालेगा N2, और जो हेलोजन है वो रिंग पे आप जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। और दोनों रिएक्शन अगर आप कंपेयर करें तो एक बात ध्यान रखेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन इज मच बेटर देन गाल्टरमान रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो यील्ड होती है उसके कंपेयर में इसमें प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी, मात्रा होगी, लब्धि होगी, वो ज्यादा होगी। अब हम जानते हैं कि जो एल्कीन है वो दो तरह की होती हैं, सिमेट्रिक एल्कीन और असिमेट्रिक एल्कीन। मान लिया मैंने यहां पर ये ले लिया CH3CH2, ये 3 कार्बन वाली एल्कीन है जिसका नाम है प्रोपीन, और जो मैंने यहां पर ये प्रोपीन ली है इस पर मैं कराऊंगा एडिशन HI का। HI में आप जानते हैं I क्या होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर आएगा आंशिक धनावेश, 2 ध्रुव बन गए, तो यह एक पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है। तो मान लिया मैंने एक बार क्या किया कि जो यहाँ पर H है, इस H को भेजा मैंने यहाँ पर और I को मैंने भेजा यहाँ पर, क्योंकि जो एडिशन होगा वो हमेशा डलोन वाले कार्बन पर होगा। अगर मैं H को भेजूंगा यहाँ पर और I को भेजूंगा यहाँ पर, तब तो आपको मिलेगा ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने I को तो भेज दिया यहाँ पर और H को मैंने भेज दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा क्या कि 2 आपको मिलेंगे प्रोडक्ट। यानी 2 पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप एडिशन कराओगे तो आपको एक तो मिलेगा माइनर प्रोडक्ट और एक आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। और कौन सा होगा मेजर, कौन सा होगा माइनर, ये हम देखेंगे मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के बेसिस पर। तो इनको समझने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, प्रोपीन ले लिया। और जो ये प्रोपीन है आपको मैंने बताया प्रोपीन कैसी एल्कीन है, प्रोपीन एक असिमेट्रिक एल्कीन है। और ये जो असिमेट्रिक एल्कीन है प्रोपीन, इस पे आप करवाएंगे HBr का एडिशन। अब आप जानते हैं HBr में H प्लस और Br माइनस, तो ये भी कैसा अणु है, यह भी एक ध्रुवीय अणु है। और यहाँ पर कोई कंडीशन दी हुई नहीं है। अगर कोई कंडीशन दी हुई नहीं हो तो समझ जाओगे कि वहां पर जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। और मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट कौन है Br, उस कार्बन के पास जाएगा जिस पर H क्या होंगे कम, तो ये तो जाएगा यहां पर और ये आ जाएगा यहां पर। तो इसके अंदर जो एडिशन हो रहा है वो तो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग। तो जो आपको यहां मिलेगा ये क्या हो जाएगा CH3, यहां हो गया CH, यहां पर एक H है, यहां पर 2 H है, कम H के पास है, तो नेगेटिव पार्ट को आपने ऐड कर दिया यहां पर, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर CH2 था, एक H और आ गया, तो ये हो गया CH3। और जो ये बना है इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। और जो ये 2-ब्रोमोप्रोपेन है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर कंडीशन में आपको ये लिखा मिल जाए पेरोक्साइड, तो वहां पर आप समझ जाओगे कि अब यहां पर जो एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वो मार्कोनिकॉव्स रूल के जस्ट अपोजिट होगा, यानी एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहेंगे। अब होगा क्या, क्योंकि पेरोक्साइड है
तो यहाँ पे आपको ध्यान ये होगा प्लस, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, पोलर मॉलिक्यूल है। अब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H क्या होंगे ज्यादा, तो ये तो जाएगा यहां पर और ये जाएगा यहां पर। किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, यानी मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट रिवर्स। और यहां क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा यहाँ पर CH3, ये एक H यहाँ पे है, एक H और आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 था, यहां जुड़ गया कौन आकर Br, और जो ये बना है लॉन्ग चेन सीधी है और इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपको यहां मिलेगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रिएक्शन जो थी, यहां तो एडिशन हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और यहां जो एडिशन आप देख रहे हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और जो ये अनसैचुरेशन है इसे हम कहते हैं असंतृप्तता का परीक्षण। इसके लिए जो रिएजेंट हम काम में लेंगे वो हो गया ब्रोमीन NCCl4। तो पहले हम समझते हैं प्रैक्टिकली होगा क्या। मान लिया आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें लिया आपने OC यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जिसमें अनसैचुरेशन क्या है प्रेजेंट, और जो आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है OC लिया जिसमें ये प्रेजेंट है, उसमें आप ऐड करोगे किसको? ब्रोमीन लोगे आप इसमें CCl4 में। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? रेडिश ब्राउन कलर होगा। लेकिन जैसे अगर आप ऐड करोगे और इसके अंदर क्या है अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो होगा क्या एज ए रिजल्ट? इसका जो यहाँ पर जो रेडिश ब्राउन कलर था वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर्ड हो जाएगा। और इसके रेडिश ब्राउन कलर का डिसअपीयर्ड होना ये इंडिकेट करेगा कि जो भी आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, असंतृप्तता उपस्थित है। इसी को हम कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब इसके जो केमिकल रिएक्शन है उसमें होगा क्या? मान लिया मैंने यहाँ पर ले लिया एथीन, एथीन में क्या है डलवान, मतलब इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन आप कराओगे, ब्रोमीन लोगे आप CCl4 में, ब्रोमीन का कलर क्या होता है रेडिश ब्राउन। तो Br2 ब्रोमीन के दो आइटम है, तो यहाँ एक आएगा इस कार्बन पे और एक आ जाएगा इस कार्बन पे, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया एक Br, यहाँ पे आ गया एक Br। तो यहाँ जो आपको मिलेगा जो रिजल्ट ध्यान रखेंगे, ये मिलेंगे आपको यहाँ पर विशनल डाइब्रोमाइड। ये होते क्या है? जिनमें दो पास पास वाले कार्बन पर दो ब्रोमीन एटम क्या हो प्रेजेंट हो, और जैसे यहाँ बनेगा विशनल डाइब्रोमाइड तो ये होता कैसा? ये होता है कलरलेस, ये होते हैं रंगहीन। मतलब इसका जो रेडिश ब्राउन कलर था ब्रोमीन का वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर्ड हो जाएगा, और आपको एक कलरलेस प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो क्या होगा? विशनल डाइब्रोमाइड। इसी प्रकार से मान लिया मैंने यहाँ पर जो एल्कीन ले लिया आपने प्रोपीन, प्रोपीन की रिएक्शन आप कराओगे किससे? ब्रोमीन से, जो डिजोल्व किसके अंदर CCl4 में। इसका भी क्या होता है रेडिश ब्राउन कलर है, एक Br आ जाएगा यहाँ पर, एक Br आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी क्या बन गया? ये भी बन गया विशनल डाइब्रोमाइड, क्योंकि दो पास पास वाले कार्बन पर ब्रोमीन एटम क्या है प्रेजेंट है। नाम दोगे तो वही हो जाएगा नाम 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये भी कैसा है कलरलेस, और यहाँ पर भी क्या हो गया? ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर था वो क्या होगा? डिसअपीयर्ड हो गया। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये है किसकी? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन की, असंतृप्तता के परीक्षण की। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में, हैलोजन विनिमय अभिक्रियाओं के बारे में। इन अभिक्रियाओं में होगा क्या कि टू डिफरेंट जो हैलोजन एटम्स होंगे उनमें एक्सचेंज होगा। और यहाँ देखो दो रिएक्शन हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं कौन सी? फेंकेलस्टीन रिएक्शन। फेंकेलस्टीन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, और जो ये फेंकेलस्टीन रिएक्शन है इसका यूज हम करते किसमें? इसका यूज हम करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड, यानी जो एल्किल आयोडाइड है उसके निर्माण में, उसको बनाने में इसका यूज हम करते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इनकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI के साथ। किसकी? एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराओगे आप सोडियम आयोडाइड के साथ, और ये रिएक्शन हम कराएंगे ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर होगा क्या? हैलोजन का एक्सचेंज होगा। कैसे? कि जहां पर Cl लगा हुआ है वहां तो आ जाएगा I,
और जहां आई है वहां कौन आ जाएगा, Cl। तो देखिए जहां पर Cl है वहां कौन आ गया, I, और जहां I है वहां कौन आ गया, Cl। तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो इस रिएक्शन में ये तो निकालेगा NaCl और यहां पर आपको मिलेगा एल्किल आयोडाइड। बिल्कुल सेम अगली रिएक्शन में ये निकालेगा यहाँ पर NaBr और ये देगा क्या, Ri और एल्किल आयोडाइड देगा। और आप देख रहे हैं इन दोनों रिएक्शन में किसका निर्माण हो रहा है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो रहा है। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन है फेंकलेस्टीन रिएक्शन, इसका यूज हम एल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन में करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो ड्राई एसीटोन है उसका रोल क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर निकलने वाले NaCl और NaBr हैं उनको प्रेसिपिटाइज करता है कौन, ड्राई एसीटोन। उससे होगा क्या कि ली सेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली प्रोसीड होगी और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को ही हम फेंकलेस्टीन रिएक्शन, फेंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो दूसरी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम ले रहे हैं उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। और जो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है इसका यूज हम किस में करते हैं, तो यहां पर आप ध्यान रखोगे इसका यूज हम करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। यानी ये जो रिएक्शन होगी इसका यूज हम एल्किल फ्लोराइड के निर्माण में करेंगे। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि इस रिएक्शन में भी आप लोग एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इनकी रिएक्शन किसकी, एल्किल क्लोराइड की या एल्किल ब्रोमाइड की, इनको आप हीट करोगे मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, धात्विक फ्लोराइड के साथ। ये जो लिए है मैंने AgF, Hg2F2, CuF2, SbF3, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी मेटेलिक फ्लोराइड है, धात्विक फ्लोराइड है। मान लिया मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिया मेथिल ब्रोमाइड ले लिया जो एक एल्किल ब्रोमाइड है। इसको आप हीट करेंगे AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सचेंज। कैसे, जहां पर Br है वहां जाएगा F और जहां F है वहां जाएगा Br। तो ये तो यहाँ पर रिएक्शन करके क्या निकालेगा, AgBr, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, CH3F, नाम होगा इसका मेथिल फ्लोराइड। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। और ध्यान रखोगे कि जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये दो होती हैं, फर्स्ट वन इज फेंकलेस्टीन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स यानी उभयदंती नाभिक रागी के बारे में। ये क्या होंगे, ये वे न्यूक्लियोफाइल होंगे जैसे मान लिया ग्रुप लिया आपने साइनाइड और नाइट्राइड, जिनमें क्या होंगे, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यानी दो नाभिक रागी केंद्र प्रेजेंट होंगे। वे कहलाते हैं एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, उभयदंती नाभिक रागी। क्या होता है, उभयदंती नाभिक रागी वे होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, दो नाभिक रागी केंद्र प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया है इन साइनाइड ग्रुप। तो जो ये साइनाइड समूह होता है, साइनाइड ग्रुप होता है, ये इन दो स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसमें होगा क्या कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों ही बॉन्डिंग के लिए तैयार होंगी। इलेक्ट्रॉन अपना जो लोन पेयर है उसको डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगी। तो यहां अगर ध्यान से देखें, ये तो हो गया कार्बन के पास N है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ N के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लिया लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम हो, यानी जो एल्किल ग्रुप है वो कार्बन से जुड़े, तो हो बनेगा RCN यानी एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर मान लिया लिंकिंग नाइट्रोजन के थ्रू हो तो बनेगा RNC यानी RNC एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि लिंकिंग अगर कार्बन के थ्रू होगी तब तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो तो होगा एल्किल साइनाइड। अगर लिंकिंग N के थ्रू होगी तो आपको मिलेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। तो कुल मिला के आप देख रहे हो इसके अंदर ये दो न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी केंद्र हैं। तो ये क्या है, यह एक एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड एग्जांपल देखो आप, यहां पर मैंने लिया इन नाइट्राइट ग्रुप। ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर है इसकी, नाइट्राइट ग्रुप की। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर और O के पास क्या नेगेटिव चार्ज है,
तो यहाँ पर भी ये दो क्या है, ये दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, नाभिक रागी केंद्र है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिंकिंग O के थ्रू हो, ऑक्सीडेटर के थ्रू हो, तो आपको मिलेगा RON_O, यानी आपको मिलेगा एल्किल नाइट्राइड। कब? जब लिंकिंग ऑक्सीजन एटम के थ्रू हो, यानी O से जुड़े कौन? R। लेकिन अगर लिंकिंग थ्रू हो किसके? नाइट्रोजन के, यानी N से जुड़े कौन? R, तो ये हो जाएगा R जो है वो N से जुड़ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? नाइट्रो एल्किन आपको मिलेगा। तो कुल मिला के आप देखोगे इसके अंदर भी ये दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हैं। तो ये भी क्या है? एक एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है, उभयतंत्री नाभिक रागी है। और उभयतंत्री नाभिक रागी के दो एग्जाम्पल आपके हो गए। फर्स्ट वन इज साइनाइड ग्रुप और सेकंड वन इज नाइट्राइट ग्रुप। अब यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है SN1 और SN2 रिएक्शन, इनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। SN1 और SN2, SN1 क्या होती है? यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और ये होती है बाइमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां ध्यान रखो, जो SN1 रिएक्शन है, SN1 ये तो केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, जबकि जो SN2 रिएक्शन होती है ये केमिकल काइनेटिक्स की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। यहां पर जो SN1 रिएक्शन है ये कंप्लीट होती है 2 स्टेप में, यानी ये जो रिएक्शन होगी SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप रिएक्शन है। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होती है ये कंप्लीट होती है 1 स्टेप में, यानी यह एक पदीय अभिक्रिया है, एक पद में ही संपन्न होगी। तीसरी बात ध्यान रखोगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, अभिक्रिया की जो दर होगी वो केवल एक ही रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगी। यानी कहने का अर्थ है कि जो स्टेप स्लो होगा, धीमा होगा, उसका जो रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन पर ही अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो दोनों जो रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। यानी एक तो होगा एल्किल हैलाइड उसकी कंसंट्रेशन पे, और एक होगा आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों की कंसंट्रेशन पे, सांद्रता पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अगला आप देखोगे कि जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है अभिक्रिया के दौरान, जो मध्यवर्ती बनता है वो होता है कार्बोकैटायन। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल और केवल क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बनती है, जो थोड़े समय के लिए बनती है और अस्थायी होती है, अनस्टेबल होती है। अगला पॉइंट आप ध्यान रखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5वां पॉइंट है, इस पर बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली CBSE में। तो यहां ध्यान रखोगे कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें अगर आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी उसमें कोई एक ऐसा कार्बन है जो कैरल कार्बन है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। और यानी ये जो रिएक्शन होगी इसमें जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? रेसेमाइजेशन होगा, रेशमीकरण की क्रिया होगी। ये होता क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखोगे कि ये जो रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, ये रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, या हम बोलते हैं इसको वार्डन इन्वर्जन के साथ, जिसे बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन, विन्यास का प्रतिपन। और यहां जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। किसमें? SN2 रिएक्शन में। जैसे आप जानते हैं कि जो अम्ब्रेला होता है, छाता, इस तरह से होता है, जब तेज आंधी आती है तो उल्टा हो जाता है। बिल्कुल सेम क्या होगा, जो ग्रुप होंगे उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। अगला हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में। आप जानते हैं कि जो ये रिएक्शन है इसमें बन रहे हैं कार्बोकैटायन, और बनने वाला कार्बोकैटायन
जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कोरेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड उतना ही इजीली SN1 रिएक्शन को शो करेगा। अब आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है कार्बोकेटायन वो होता है 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। किसकी होगी? तृतीयक एल्किल हैलाइड की। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बनने वाला जो कार्बोकेटायन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। थोड़ी कम रिएक्टिविटी जो होगी वो किसकी होगी? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की होगी। और सबसे कम जो होगी रिएक्टिविटी वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। अगर आप बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में तो जो ये ऑर्डर होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी यहां पर जो सबसे कम रिएक्टिविटी हो जाएगी वो होगी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की, थोड़ी सी ज्यादा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और सबसे ज्यादा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। क्योंकि जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होंगे उसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे यहां जो ग्रुप या एटम बॉन्डेड होंगे उसके द्वारा स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी। और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी, किसमें कम होगी? जिसमें यहां लगे हुए ग्रुप होंगे उनका साइज छोटा हो, उसकी रिएक्टिविटी SN2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगी। तो यहां आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी थी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। तो मैंने यहां पर एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। और जो ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन आपने कराई एक्वस KOH के साथ, तो ये तो निकालेगा KCl और ये बनाएगा क्या? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। और ये जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? SN1 रिएक्शन के थ्रू होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। तो मैंने यहां पर जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है वो कौन सा लिया है? मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। उसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप? एक्वस जलीय KOH के साथ। तो यहां जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी? SN2 रिएक्शन के थ्रू होगी। और जो यहां निकलेगा वो तो निकलेगा KCl और यहां आपको मिलेगा मेथनॉल। और आप यहां ध्यान रखोगे कि ये जो टॉपिक मैंने बताया है SN1 और SN2 ये हो गए इनमें डिफरेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।